स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ मैं अपनी नई क्लास के साथ। और आज की क्लास मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये क्लास उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देख रखा है या जिन्होंने नहीं देख रखा है, सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस क्लास में मैं आपको पहले जो द ट्रू स्टोरी ऑफ अबाउट फ्लाइंग, इस लेसन की पहले समरी बताऊंगा, यानी पूरे लेसन की एक समरी बता दूंगा जिसमें दोनों पार्ट है इसकी समरी कंप्लीट बता दूंगा। उसके बाद जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही काम का होगा। बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हर एक चीज, हर एक पॉइंट आपको यहाँ पे एकदम डिटेल में बताऊंगा। और ये जो लेसन है ये इंपॉर्टेंट लेसन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। तो बस ध्यान रखिए कि बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और समझिए। और ज़्यादा देर न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास, और यहाँ पे हर एक चीज़ हर एक बार आपको यूनिक अलग तरीके से बताई जाती है। तो अब अलग तरीके से बताने में सबसे पहले लेसन की समरी जान लेते हैं कि लेसन की समरी हमारे दिमाग में रहेगी तो लेसन के क्वेश्चन के आंसर को समझना हमें बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलते हैं अब लेसन की समरी की तरफ। तो पहला है द ट्रू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये पहला पार्ट है जिसको लिखा है लियम ओफ्लेहर्टी ने। आज की इस वीडियो में मैं दोनों लेसन के समरी को, उसके साथ साथ दोनों लेसन के ही क्वेश्चन आंसर को क्लियर करने वाला हूं। तो पहला लियम ओफ्लेहर्टी द्वारा लिखा गया हिज फर्स्ट फ्लाइट है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हिज फर्स्ट फ्लाइट जो ये लेसन पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि ये लेसन सीगल के बारे में है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए समरी है कि द यंग सीगल वॉज लोनली ऑन हिज लेज। जो छोटी सी सीगल थी वो अपने लेज पे एकदम अकेली थी। सिस्टर एंड टू ब्रदर्स हैड ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई। उसके जो दो भाई बहन थे जो वो पहले ही उड़ना सीख चुके थे। ही वॉन्टेड टू फ्लाई बट कुड नॉट ट्रस्ट हिज विंग्स। वो उड़ना तो चाहता था, मतलब जो सीगल था वो उड़ना तो चाहता था, लेकिन उसे अपने पंखों पे भरोसा नहीं था, अपने विंग्स पे भरोसा नहीं था। ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। उसने सोचा कि उसके पंख उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको साथ नहीं देने वाले, और वो उड़ते समय नीचे गिर जाएगा और गिरकर मर जाएगा। ये चीज उसके दिमाग में चल रही थी, इसीलिए वो उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज फियरफुल ऑफ डेप्थ ऑफ द सी एंड लॉन्ग स्ट्रेच। और वो समुद्र की गहराई और समुद्र की दूर दूर तक जो समुद्र फैला होता है, सागर फैला होता है, उस सागर की जो फैलाव देखकर डरा हुआ था। उसके मन में डर था कि इतने बड़े सागर को कैसे तय उड़ के पार कर पाऊंगा, या इतनी गहराई में जब मैं गिरने लगूंगा तो क्या मेरे पंख मेरा साथ दे पाएंगे कि या नहीं दे पाएंगे, कहीं मैं गिर के मर ना जाऊं। हिज पेरेंट्स यानी उसके जो माता पिता थे परसुइड हिम टू फ्ली, मतलब उसको प्रोत्साहित किया, उसके वो डराया धमकाया कि उड़े। एंड इवन स्कॉल्डेड हिम, और उसे डांटा भी कि उड़े हो, और इस तरीके से डराया कि यदि वो उड़ेगा नहीं तो उसके साथ ये चीजें हो सकती हैं। दे थ्रेटेंड हिम, उन्होंने उसको धमकी दी दैट इफ शी डिड नॉट फ्लाई, कि वो उड़ेगा नहीं, ही वुड डाई ऑफ हंगर, वो उसे भूखा मार देंगे, मतलब उसे खाने के लिए कुछ नहीं देंगे। मतलब अभी तक सीगल जो जब तक उड़ नहीं पा रहा था तब तक सीगल के माता पिता ही उसे लाकर भोजन देते थे, लेकिन जब वो उड़ने लायक हुआ, उसके छोटे भाई बहन सब उड़ना शुरू कर दिए तो वो मारे डर के नहीं उड़ पा रहा था। तो उसके माता पिता ने उसे धमकी दी कि यदि तुम उड़ोगे नहीं तो हम तुम्हें भूखा मार देंगे। बट द सीगल रिमाइंडेड स्टेबल ऑन द वन प्लेस, लेकिन सीगल जो था वो एक ही स्थान पर स्थिर रहा, रुका रहा। वो भूखों मरने के डर से भी उस जगह को छोड़कर नहीं हिला, वो एकदम से स्थिर रहा। एंड जस्ट कुड नॉट मूव, और वो नहीं हिल सका। इट वॉज गेटिंग हॉट एज द सन वॉज राइजिंग अप इन द स्काई, और जैसे जैसे सूर्य ऊपर की तरफ जा रहा था, मतलब अब दिन का समय था और सूर्य अब ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, और जैसे सूर्य ऊपर की तरफ चढ़ रहा था गर्मी बढ़ती जा रही थी। एज ही वॉज हंग्री ही कुड फील द हीट इवन मोर, और वो भूखा भी था और साथ साथ गर्मी भी उसे बहुत ज्यादा लग रही थी। मतलब भूखा होने के साथ जब पेट खाली होता है तो धूप भी बहुत तेज, या कोई भी चीज फील बहुत ज्यादा होती है जब भूख लगी रहती है। तो जब वो भूखा था तो उसे गर्मी बहुत ज्यादा फील हो रही थी। हिज मदर ट्राइड टू टेम्प्ट हिम विद द पीसेस ऑफ फिश, रियलाइजिंग हिज मैडनेस फॉर फूड एज ही वॉज रियली हंग्री फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब उसकी माँ ने उसकी जो भूख को, मतलब क्योंकि जो लंबे समय से भूखा था तो उसकी भूख को पहचान कर, उसकी खाने के प्रति पागलपन को पहचान कर मछलियों के टुकड़े से उसे ललचाने की कोशिश भी की। मतलब उड़ने के लिए ये ललचाया कि देखो तुम भूखे हो, तुम्हारे सामने मछलियां कोई खा रहा है,
तो वो मछलियों को मतलब अपने भोजन को देखकर उसे ललचाया भी। His mother flew across, get nearer to him, but the food was just within the reach of his beak, but he just could not get it. और उसकी माँ जब वो प्लेटू से मतलब जैसा कि है कि एक जहाँ पे वो रह रहा था जिस लेज पे, लेज के ठीक सामने वाली पर ठीक सामने एक और लेज थी जहाँ पे उसका परिवार जाके पूरा रहने लगा था। तो वहां से उसकी माँ एक छोट मछली का टुकड़ा लेके उड़ी और ठीक उसके सामने जैसे ही वो मछली का टुकड़ा उसकी चोंच में पहुंचने वाला था, वो उसके सामने आकर वहीं पर रुक गई और उसे मछली का टुकड़ा बिल्कुल पाते पाते रह गया। और वो भूखा तो लंबे समय से था ही, तो एकदम खाने के लिए पागल सा हुआ जा रहा था। ही वॉज सो हंग्री, वो इतना भूखा था दैट ही डाइव एट द फिश, उसने मछली पर छलांग लगा दी, मतलब कस के उस पर जंप कर दिया। एज सुन एज ही डिड दैट, जैसे ही उसने ऐसा किया, ही फेल्ट दैट हिज विंग्स हैड स्प्रेड आउट, मतलब जैसे उसने ऐसा किया वो नीचे गिरने लगा और उसने ऐसा महसूस किया कि जनरली उसके जो विंग्स हैं स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसके बाहर की तरफ पंख फैल गए हैं। एंड द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और जो हवा है उसके सीने से लगे हुए पंखों से रगड़कर निकल रही है, यानी वो उड़ रहा है। स्लोली ही सोर डाउन वर्ड्स एंड अपवर्ड्स, और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ उड़ने लगा। बीनीथ हिम हिस्सा वास्ट ग्रीन सी, और अपने नीचे देखा कि वो बहुत बड़ा सा समुद्र है, बहुत बड़ा सा हरा भरा सा समुद्र है। एंड ट्राइड टू स्टैंड ऑन द सी ऑन विच हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स हैड ऑलरेडी लैंडेड, और उस सतह पर खड़े होने का प्रयास किया, क्योंकि अभी तक वो ठोस सतह पर रह रहा था, पत्थर पर रह रहा था, तो जहां पर वो आराम से खड़ा हो सकता था। तो उसने उसी प्रकार से सोचा कि अब इस प्रकार से जैसे मैं सतह पर खड़ा होता था उसी प्रकार से समुद्र के पानी पर खड़ा हो जाऊंगा, और उस पानी पे जहां पे उसके माता पिता एंड हिज सिबलिंग्स और उसके भाई बहन हैड ऑलरेडी लैंडेड, जहां पे पहले से ही वो नीचे उतर चुके थे। जस्ट हिज फीट संक इनटू द ग्रीन सी, और जैसे उसने खड़े होने का प्रयास किया उसके पैर जो है उस समुद्र में डूब गए। बट ही डिड नॉट सिंक एनी फर्दर, लेकिन वो नहीं डूबा, उसके पैर डूबे लेकिन वो नहीं डूबा। हिज फैमिली प्रेज्ड हिम फॉर हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसकी जो परिवार ने उसकी पहली उड़ान पर उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की। तो ये थी द फर्स्ट फ्लाइट। इसमें सीगल को किस प्रकार से उड़ना सिखाया या फिर उसके साथ क्या क्या चीज़ें की, ये एकदम डिटेल में यदि जानना है तो ऊपर आई बटन पर लिंक है मेरा वीडियो, जिसमें मैंने उसको एकदम डिटेल में एकदम लाइन बाय लाइन समझा रखा है, वहाँ जाके देख लीजिए। और इस समरी को मैंने इसलिए आपको बताया है कि जिससे ये इसके आगे आने वाले जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके लिए आसान हो जाए। तो अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। और इस ब्लैक एरोप्लेन में देखते हैं कि क्या होता है। उस स्टोरी में होता है कि एक प्लेन होता है जो जाके तूफान में फंस जाता है। तो क्या क्या होता है चलिए देखते हैं समरी में। द ब्लैक एरोप्लेन, फ्रेडरिक फॉर्सिथ, जिसको लिखा किसने है? फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने लिखा है। द नरेटर ऑफ द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन इज अ पायलट हु एलेबरेट हिज मिसजजमेंट एंड हाउ इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। मतलब जो इस स्टोरी का नरेटर है और राइटर एक ही व्यक्ति है, और इसमें बताया गया है कि वो अपने मिसजजमेंट मतलब गलत निर्णय के कारण किस प्रकार से अपनी समस्याओं को क्रिएट कर लेता है, किस प्रकार से आपके सामने समस्याएं आती है। ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है, मैंने पढ़ा रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ भी चुके होंगे, और जिन्होंने पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, इसमें कुछ पता नहीं लगता आगे चल के। और ये समस्या जो क्रिएट होती है वो स्वयं पायलट के द्वारा क्रिएट की जाती है कि वो जो उसका गलत निर्णय ऐसा होता है वो क्रिएट करता है। इसके बाद मैं इस दोनों स्टोरी का मतलब जो है कंक्लूजन बताऊंगा कि इस स्टोरी से जैसे कहानी आपने पढ़ ली, स्टोरी आपकी समझ में आ गई, लेकिन इस स्टोरी से शिक्षा हमें क्या मिलती है वो आगे चल के अभी मैं बताने वाला हूं कि इस स्टोरी से हमको आपको शिक्षा क्या मिलती है, क्या चीज़ आपको सीखनी चाहिए इस स्टोरी से, वो मैं आगे बताऊंगा। और अगर समरी में मजा आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिए, लाइक करेंगे तभी मेरा मोटिवेशन हाई रहेगा और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना पाऊंगा। तो अब चलते हैं लेसन में। इन द लेसन द पायलट इज फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू लंदन एंड ड्रीम्स अबाउट द हॉलीडे विद हिज फैमिली। मतलब इस कहानी में होता है कि जो पायलट होता है वो पेरिस से लंदन की तरफ फ्लाई कर रहा है और अपने एक सपने को देख रहा है कि जब वो लैंड करेगा लंदन में तो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाएगा। He is flying over the city and thinks about the tasty breakfast after landing। और वो एक शहर के ऊपर से उड़ रहा है और शहर के ऊपर से उड़ते उड़ते वो सोच रहा है कि जब वो लैंड करेगा तो टेस्टी एक स्वादिष्ट सा
जो ब्रेकफास्ट होता है, नाश्ता होता है, वो करेगा। आफ्टर क्रॉसिंग पेरिस ही गेट्स लुक इनटू द डार्क क्लाउड्स, और जैसे उसने पेरिस क्रॉस किया, मतलब पेरिस से थोड़ा आगे बढ़ा, तो उसने कुछ काले काले बादल देखे, सिग्निफाइंग द अपकमिंग स्टॉर्म, और वो बादल इस बात की सूचना दे रहे थे कि तूफान आने वाला है, यानी वो तूफानी व बादल थे, उनसे तूफान की संकेत मिल रहे थे। फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी ही शुड टर्न बैक टू पेरिस बट ही डिसाइडेड टू अदरवाइज, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से उस पायलट को अब पेरिस की तरफ वापस घूम जाना चाहिए, क्योंकि बादल इतने बड़े थे कि उसको किसी भी तरीके से पार नहीं किया जा सकता था, ना अगल से, ना बगल से, ना ऊपर से, ना ही नीचे से, किसी भी तरीके से उस बादल को पार नहीं किया जा सकता, इतने बड़े बादल थे। तो सुरक्षा की दृष्टि से पायलट तो अब वापस पेरिस की तरफ घूम जाना चाहिए, बट लेकिन ही डिसाइडेड अदरवाइज, उसने कुछ और सोचा। क्या सोचा? टू फुलफिल हिज ड्रीम ऑफ हॉलीडे, अपने छुट्टियों के सपने को पूरा करने के लिए ही रिस्क द लाइफ ऑफ द पैसेंजर एंड हेड्स द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, उसने अपने प्लेन में बैठे यात्रियों के जीवन के साथ जो है रिस्क लिया, एक खतरा मोल लिया, एंड हेड्स द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, और उस प्लेन को तूफान के अंदर घुसा दिया। एवरीथिंग गेट्स डार्क एंड ऑल इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग, जैसे ही वो तूफान में घुसा, सारे जो क्या कहते हैं, सब कुछ इंस्ट्रूमेंट सारे काम करना बंद कर दिए, और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। ही लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द प्लेन, उसने प्लेन के ऊपर से भी नियंत्रण खो दिया, एंड द होप ऑफ देयर सर्वाइवल बिकम ब्लीक्स, और उनकी जो बचने की जो उम्मीद थी, बचने की जो चांसेस थे, वो बहुत ही कम रह गए। मतलब अब उससे ये नहीं लगा कि अब वो बच पाएगा, वो समझ लिया कि तूफान में फंस के उसकी और उसके पैसेंजर्स की डेथ होनी है। द वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल इज लेफ्ट, और उसके पास जो फ्यूल था, मतलब जो प्लेन को उड़ाने के लिए जो पेट्रोल होता है, वो भी बहुत ही कम मात्रा में बचा था। एंड द पायलट स्टार्ट पैनिकिंग इन दिस सिचुएशन, और इस सिचुएशन में जो पायलट था वो पैनिकिंग मतलब डरने लगा कि अब क्या किया जाए। मतलब जब ऐसी स्थिति में आपके सामने आ जाती है कि जब कुछ भी करने लायक आप न रह जाए, ना कहीं बाहर से मदद मांग सके, और ना आपके पास इतना समय हो कि आप उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल सकें, तब डरना शुरू कर देते हैं। और सिचुएशन भी ऐसी हो कि जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो, मतलब आपके नियंत्रण से बाहर हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप डरना शुरू कर देते हैं कि किस प्रकार से क्या किया जाए, क्या अब इस सिचुएशन के साथ समझौता कर लिया जाए और जो हो वो देखा जाए, या फिर इससे लड़ने का प्रयास किया जाए। तो लेकिन ऐसी स्थिति में डर बहुत लगता है। उसी प्रकार से वो पायलट भी उस जगह पर डरना शुरू किया, क्योंकि जब उसके सारे इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दिए थे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और साथ ही साथ जो कॉकपिट के अंदर लगी हुई जो घड़ी थी, वो घड़ी भी बता रही थी कि अब फ्यूल भी खत्म होने वाला है, और उसे कुछ ज्ञान ही नहीं था किस तरफ वो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसने डरना शुरू किया कि अब क्या किया जाए। सडनली ही सीज अनदर प्लेन फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम थ्रू द स्टॉर्म, अचानक उसने देखा कि एक और प्लेन ही उसके साथ तूफान में उड़ रहा है। अब ये चीज उसके लिए फायदेमंद हुई कि एक और प्लेन उसके साथ तूफान में उड़ रहा है। द पायलट टर्न्स हिज प्लेन टू द नॉर्थ एंड इन ऑर्डर टू फॉलो द स्ट्रेंज एरोप्लेन, और जो पायलट था उसने अपने प्लेन को नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर की तरफ घुमा लिया, इन ऑर्डर टू फॉलो द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अजनबी एरोप्लेन को फॉलो करने के लिए, अनुसरण करने के लिए अपने प्लेन को उसने नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ घुमा लिया। द पायलट स्टार्ट फ्रैगनेटिंग अगेन एज द फ्यूल गेटिंग लो, और जब उसने नॉर्थ की तरफ घुमाया तो उसे फिर से डर लगने लगा, क्योंकि अब उसके पास जो फ्यूल बचा था वो कुल 5 से 10 मिनट उड़ने का फ्यूल बचा था, और उसके बाद वो आउट ऑफ फ्यूल होके प्लेन उसका क्रैश हो जाने वाला था। तो ये चीज सोचकर उसे और ज्यादा डर लगेगा कि क्या पता कितनी देर अब इस तूफान में हमें और फंस के रहना पड़े, क्या मेरा फ्यूल अब खत्म हो जाएगा, अब मैं यहाँ से क्रैश कर जाऊंगा अपने पैसेंजर्स के साथ, अब मैं मर जाऊंगा। ये सारी चीज सोचकर उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। द एनोनिमस पायलट गाइड्स देम टू आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड डिसअपियर, और उस अजनबी प्लेन के पायलट ने उसे ये संकेत दिया, मतलब दिशा दिखाई कि उस तूफान से वो कैसे बाहर आए, एंड डिसअपियर्स, और वो गायब हो गया। आफ्टर लैंडिंग, मतलब लैंड करने के बाद, क्योंकि जैसे वो तूफान से बाहर आया उसने देखा ठीक उसके सामने रनवे है, क्योंकि वो सीधे एक एयरपोर्ट पे बाहर आया था,
और क्योंकि उसके प्लेन में कुल 5 या 10 मिनट का फ्यूल बचा हुआ था, इसीलिए उसने तुरंत अपने विमान को जो है एयरपोर्ट पे मतलब रनवे पे लैंड किया। और लैंड करने के बाद द पायलट आस्क्ड अबाउट द अदर प्लेन बट लेफ्ट इन शॉक टू नो दैट देयर वाज नो अदर प्लेन इन द स्काई एक्सेप्ट हिज, मतलब और तुरंत ही उसने उस दूसरे प्लेन के बारे में और दूसरे प्लेन के पायलट के बारे में पूछा कि वो कहाँ पे है जिसने उसकी तूफान में मदद की थी। और ये चीज जानकर वो बहुत ही शॉक रह गया, बहुत ही स्तंभित रह गया कि उस समय जो आसमान में था उसके अतिरिक्त और कोई प्लेन नहीं था, उसके अतिरिक्त और कोई पायलट आसमान में नहीं था। ये चीज जानकर वो बहुत ही स्तंभित रह गया। और यहाँ पे आपको कहानी खत्म हो जाती है और ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री रह जाती है कि तूफान में उसकी मदद किसने की थी। तो आपको क्या लगता है कि उस तूफान में उस पायलट की मदद जो तूफान में अपनी प्लेन को लेकर घुस गया था उसकी मदद किसने की होगी? कमेंट करके बताइए कि उस तूफान में उसकी मदद किसने की होगी। क्या सुपरनेचुरल पावर रही होगी या फिर खुद का उसका हेलुसिनेशन रहा होगा जिसने उसकी तूफान में मदद की। अब चलते हैं इसके कंक्लूजन पे, इसकी टीचिंग्स मतलब इससे जो मोरल स्टोरी हमें जानने को मिलती है वो क्या मिलती है। कंक्लूजन ऑफ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, मतलब इस स्टोरी की जो 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग थी इसकी जो कंक्लूजन है, इसकी जो टीचिंग्स है वो क्या है हमारे सामने। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्रू स्टोरी टीच अस दैट इनर स्ट्रेंथ ऑफ द पर्सन इज ऑलवेज हेल्पफुल इन ओवरकमिंग डिफिकल्टीज सिचुएशन, मतलब इसमें बता रहा है कि जो हमारे अंदर की ताकत होती है। पहले पार्ट में क्या बताया, पहले पार्ट में सीगल के बारे में बताया और सीगल की स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर की जो स्ट्रेंथ होती है, हमारे अंदर की जो ताकत होती है वो हमको किसी भी समस्या से, किसी भी परेशानी से लड़ने में बहुत मदद करती है। अगर आप अपने मन से अगर हार गए हैं किसी काम को करने से पहले तो निश्चित ही उस काम को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस स्टोरी को बताया गया कि इस स्टोरी से आप ये टीचिंग कीजिए, सीख लीजिए कि यदि आप किसी काम को करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मन में ये ठान के जाइए कि आपको इसे कर लेना है, तभी आप उस काम को बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये स्टोरी हमें ये शिक्षा देती है। क्लियर। अब जबकि दूसरी स्टोरी व्हाइल द अदर सेकंड पार्ट टीच अस दैट वी शुड नॉट रिस्क द लिव्स ऑफ अदर्स टू फुलफिल आवर ड्रीम्स, और दूसरी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी आनंद के लिए, अपनी ड्रीम्स की पूर्ति के लिए हमें किसी दूसरे के जीवन के साथ नहीं खेलना चाहिए, जैसा कि उस पायलट ने किया था। उस पायलट ने अपनी जो छुट्टी की इच्छा की पूर्ति के लिए तूफान के वाले बादल को देखने के बावजूद उस पेरिस की तरफ घूमा नहीं था कि वो पेरिस फिर वापस घूम के चला जाता। उसे बस अपनी इच्छा थी कि किसी तरह सुबह तक मुझे लंदन पहुंच के अपनी छुट्टियों का आनंद लेना है, और इसी की जल्दबाजी में उसने तूफान के बीच में अपने प्लेन को घुसा दिया था। अब ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो उस तूफान से बड़े आराम से बच के बाहर निकल गया। अगर बाई चांस वो तूफान में ना बच के निकल पाता तो वहीं पर वो और उसके साथ जो पैसेंजर थे उसके प्लेन के, वो सारे मारे जाते। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी खुशियों के लिए, अपनी ड्रीम्स की पूर्ति के लिए हमें किसी दूसरे के जीवन के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं। क्लियर। अब चलते इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। Question: Why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight, or the some birds more timid than others? Do you think a human baby also find it a challenge to take its first step? अब जैसे आप पूछ रहा है कि क्या वो सीगल पहली बार उड़ने से क्यों डर रहा था, और क्या आप ये जानते हैं कि सारी जो बर्ड्स हैं वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट के समय डरते हैं, या फिर कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जो ज्यादा कायर होती हैं। क्या मनुष्यों के बच्चे यानी जो हमारे बेबीज होते हैं वो भी अपने जो पहला कदम रखना होता तो क्या उनको भी डर लगता है? देखिए आंसर क्या है। द यंग सीगल वॉज ऑल अलोन ऑन द लेज एंड आफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज इट्स फर्स्ट फ्लाइट। जो यंग सीगल था वो अपनी लेज पे एकदम अकेला था क्योंकि उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे, वो दूसरी जगह रहने चले गए थे, क्योंकि जब उड़ नहीं पा रहा था तो वो उन्होंने कहा था कि वो उसे छोड़कर चले जाएंगे। तो वो अपनी लेज पर एकदम अकेला था और वो उड़ने से डर रहा था क्योंकि ये उसकी पहली फ्लाइट थी, पहली उड़ान थी। डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज ए चैलेंजिंग टास्क इन इटसेल्फ फॉर एवरीवन। और किसी के लिए भी पहली बार कुछ भी करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, बहुत ही हिम्मत वाला काम चाहिए। मतलब अगर कोई भी काम आप पहले करने जा रहे हैं, पहली बार कोई काम करने जा रहे हैं, तो आपको वो काम करते समय निश्चित है डर लगेगा,
कि क्या मैं इस काम को सही से कर पाऊंगा, या इस काम को करने में मुझे कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी, या फिर इस काम को करने के बाद मैं कहीं मजाक का पात्र न बन जाऊं। ये सारी चीजें सोचकर आपको डर जरूर लगेगा। तो हर काम को पहली बार करना सबके लिए चैलेंज होता है, चाहे वो कोई पक्षी हो, चाहे कोई वो जानवर हो, चाहे कोई वो मनुष्य हो, सबके लिए चैलेंजिंग काम होता है। इसीलिए वो सीगल भी पहली बार उड़ने से डर रहा था। क्लियर? Therefore, all young birds must be afraid to make their first flight। और इसीलिए जो सारे बर्ड्स होते, सारी चिड़िया होती है, वो अपनी पहली उड़ान में डरती जरूर हैं। The same way, a human baby would find it challenging to take its first step। और इसी प्रकार से एक ह्यूमन बेबी भी होता है, एक मनुष्य का बच्चा भी जो होता है, वो भी अपने पहले कदम को रखने से पहले डरता है। क्योंकि वो चीज आपने देखी होगी कि जब भी बच्चा कोई पहला कदम रखता है तो कितने कांपते हुए पैरों से रखता है और कितने धीमे धीमे रखता है। ये उसके अंदर का डर ही होता है कि वो हर कदम को बहुत ही सोच समझ के रखता है, कहीं इस कदम को रखने के बाद मैं गिर ना जाऊं। और एक बार जब उसने चलना शुरू किया तो धीरे धीरे उसके मन से डर निकल के बाहर हो जाता है और वो आराम से चलने या दौड़ने लगता है। लेकिन पहला कदम रखने से पहले उसे डर जरूर लगता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज इट सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। मतलब भोजन का दृश्य था उसे पागल किए दे रहा था। तो इससे आपको क्या पता चलता है और क्या किस चीज ने उस यंग सीगल को कंपेल किया था, मजबूर किया था उड़ने के लिए। आंसर देखिए क्या निकलता है। दिस सजेस्ट दैट यंग सीगल वाज हंग्री एंड व्हेन ही सॉ फूड हिज हंगर इंक्रीज्ड। इस चीज की ये चीज हमें ये बताती है कि जो छोटा सीगल था वो बहुत ही भूखा था और जब उसने खाने को देखा तो उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब जब कोई व्यक्ति भूखा होता है, कोई जीव भूखा होता है और ठीक उसके सामने अगर खाना रखा जाए, उसके वो भी उसके पसंद का खाना, तो उसकी भूख शायद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से उस सीगल की भूख भी अचानक बहुत बढ़ गई। इट वॉज हिज हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल हिम टू फ्लाई। और ये सीगल की भूख ही थी जिसने अंततः उसे मजबूर किया कि अब वो उड़ना शुरू कर दे। हिज हंगर intensified when he saw his mother tearing up a piece of fish that lay at her feet। और उसकी भूख तब और ज्यादा बढ़ गई जब उसने देखा कि उसकी माँ जो है अपने पैरों के पास पड़ी हुई एक मछली को फाड़ रही है, अपनी चोंच से, अपनी बीक से वो फाड़ने की कोशिश कर रही है, टुकड़ा तोड़ रही है। He cried to her, begging her to get some food। वो चिल्लाया, उसने याचना की और उससे प्रार्थना की कि उसे भी कुछ भोजन दे दे। जैसा आपने लेसन में पढ़ा होगा कि वो बार बार अपनी माँ से कह रहा था बोलकर कि उसे भी कुछ खाने को दे दो, भी बहुत भूखा है। सो शी फ्लू टुवर्ड हिम। और इसीलिए वो उसकी तरफ उड़ी। लेकिन कैसे उड़ी? हिम विद ए फिश इन हिज बीक। अपनी चोंच में एक मछली लेकर उड़ी। एंड स्टॉप्ड एट सम। I had a similar experience when my parents made me ride on the bicycle। मतलब मेरे साथ भी ऐसी कोई घटना हुई थी। जो मेरे साथ घटना हुई थी वो ये थी कि मेरे जो पिताजी थे मुझे साइकिल चलाना सिखा रहे थे और वो क्या करते थे, दे सीटेड मी ऑन इट्स सैडल। वो मुझे इसकी गद्दी बिठा देते थे एंड स्लोली मूव्ड इट, और इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाते थे। लेकिन जब वो आगे बढ़ाते थे तो मुझे एक डर सा लगता था, कहीं उन्होंने छोड़ दिया तो मैं कहीं गिर न जाऊं। आई फियर दैट इफ दे लेट मी अलोन आई वुड फॉल डाउन। कि मैं डरता था कि यदि उन्होंने अकेला छोड़ दिया मुझे तो मैं गिर न जाऊं। आई मूव्ड दिस वे और दैट इन फियर एट फर्स्ट। और शुरू में मैं हर प्रकार के डर से डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं किसी झाड़ी में ना गिर जाऊं, किसी गड्ढे में ना गिर जाऊं, कहीं किसी को चोटिल ना कर दूं। इस चीज को लेकर मेरे मन में बहुत डर लगा रहता था। बट करेज एंड कॉन्फिडेंस कम टू मी। लेकिन जो पिताजी के प्रोत्साहन से, इनकरेजमेंट से मेरे अंदर साहस आया, हिम्मत आई और मैंने आई कंट्रोल द बाइसिकल। मैंने साइकिल को कंट्रोल करना सीख लिया, मैं साइकिल चलाना सीख गया फाइनली। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को आपको आपके अंदर का जो आपके पास साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा उसी को लेकर डिस्कस करना है। जरूरी नहीं कि आप यही क्वेश्चन के आंसर को सेम टू सेम उतार दीजिए। यदि आपके पास कोई डिस्कस करने के लिए कोई मैटर नहीं है या फिर आपको कोई दिक्कत आती है आपके अपने एक्सपीरियंस को लिखने में, तो आप इसको एक्सपीरियंस को लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होने वाला। लेकिन आपका अगर एक्सपीरियंस है आपका और लिख सकते हैं तो निश्चित ही आप अपने एक्सपीरियंस को लिखे
पूरा का पूरा नंबर मिलने की गारंटी है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, इन द केस ऑफ बर्ड फ्लाइंग, मतलब चिड़िया उड़ने के केस में, इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट, और ये एक प्राकृतिक जो कार्य लगता है, एंड ए फॉरगॉन कंक्लूजन, और अंत में निर्णय निकला दैट इट शुड सक्सीड, वो सीगल अंत में सफल हुई, मतलब सीगल उड़ना सीख गई। इन द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन इन द आंसर द प्रीवियस क्वेश्चन, पहले जो पूर्व में क्वेश्चन में आंसर जो आपने एग्जाम्पल्स दिए हैं, क्या वो आपकी सफलता की गारंटी है, या फिर आपके लिए केवल इतना इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी कार्य को करने का प्रयास कीजिए बिना असफलता और बिना सफलता की चिंता किए हुए। और इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू ट्राई रिगार्डलेस ऑफ ए पॉसिबिलिटी और फेलर, मतलब बिना सफलता या सफलता की चिंता किए हुए आप खाली कार्य में करने का प्रयास कीजिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर देखिए क्या निकलता है, माई सक्सेस वॉज नॉट गारंटीड, मेरी सफलता की कोई गारंटी नहीं। मतलब कोई कार्य करते समय आप कैसे कह सकते हैं कि आपको सफल ही होना है। जैसे आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप नाम लिखाते ही कैसे कह के देंगे बिना पढ़े हुए कि आप टॉप पोजीशन पे आएंगे स्कूल में। ये चीज जब तक आप पढ़ेंगे तब तक गारंटी तो ले नहीं सकते, कोई भी स्टूडेंट गारंटी नहीं ले सकता, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति गारंटी नहीं ले सकता। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, जरूरी नहीं कि मैं गारंटी ले लूं आपको पसंद ही आए, आपको नहीं भी पसंद आ सकता है, या जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, कुछ चीजें ऐसी समझ में नहीं भी आ सकती, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। व्हाट वाज इंपॉर्टेंट, ये जो आवश्यक है, ये महत्वपूर्ण है, वाज दैट आई मस्ट ट्राई, कि मुझे प्रयास करना चाहिए, मैं अपना प्रयास पूरा करूं, मैं अपना 100% प्रयास करूं, और ये चीज महत्वपूर्ण है। ट्राइंग टू डू थिंग्स मैटर, मतलब कार्य करना ही महत्व रखता है, नॉट इट्स रिजल्ट, मतलब इसका कोई परिणाम, मतलब इसका परिणाम मायने नहीं रखता, पर मायने ये रखता है कि आप कार्य को किस प्रकार से करते हैं, मतलब कोई कार्य आप किस प्रकार से करते हैं, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका परिणाम क्या निकलता है वो आपके कार्य करने के तरीके पर निर्भर करता है कि आप कार्य को किस प्रकार से करते हैं। इसीलिए रिजल्ट मायने नहीं रखता, कार्य को करने का तरीका मायने रखता है। सक्सेस और फेलर, मतलब सफलता या असफलता, ये कार्य जैसा होगा वैसा पता लगेगा। इफ वन इज अफ्रेड ऑफ फेलर एंड टेक्स नो एक्शन, यदि कोई डर कर कोई कार्य ही ना करे, वन श्योरली फेल्स, वो निश्चित रूप से असफल हो जाएगा। मतलब जैसे आप फेल होने के डर से पढ़े ही ना तो आप निश्चित ही फेल होंगे। हो सकता है आप पढ़ते रहे, कार्य करते रहे, परिणाम निकल के आए कि आप पास हो जाए। तो अगर कोई डर कर असफलता के डर से कोई कार्य नहीं करता है तो निश्चित उसे फेल होना ही होना है। लेकिन अगर कार्य करता रहेगा और सही तरीके से करता रहेगा तो हो सकता है वो सफल हो जाए। तो इसीलिए कहा गया कि कार्य करना मायने रखता है, न कि कार्य को करने के बाद उसका परिणाम मायने रखता है। बट वन मस्ट नॉट फील लेट डाउन, लेकिन किसी को अपने अंदर की जो हतोत्साहता है, मतलब किसी को अपने मन के अंदर निराशा नहीं लानी चाहिए। इट इज ट्राइंग दैट मैटर्स मोस्ट, मतलब प्रयास करना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस क्वेश्चन का आंसर कंक्लूजन यही निकलता है कि प्रयास करना ही मायने रखता है, न कि उसका रिजल्ट। क्लियर। अब इसी के साथ जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन खत्म होते हैं और अब चलते हैं अपने द ब्लैक एरोप्लेन के क्वेश्चन पे। द ब्लैक एरोप्लेन का क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई विल टेक द रिस्क। व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। मतलब पहला क्वेश्चन यही है कि आई विल टेक द रिस्क, ये चीज कही नरेटर ने कि मैं खतरा मोल लूंगा। अब वो खतरा क्या था और उसने ऐसा क्यों कहा था, ये अगर समरी को आपने ध्यान से देखा और सुना होगा तो आपके समझ में तुरंत आ गया होगा कैसे खतरे की वो बात कर रहा था, उसने ऐसा क्यों किया था। आंसर देखिए क्या निकलता है, द रिस्क इज फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा एरोप्लेन स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। रिस्क ये था कि पुराने डकोटा एरोप्लेन को सीधे तूफान के अंदर घुसा देना। और इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था कि द नरेटर वांटेड टू गेट होम टू बी प्रेजेंट एट द ब्रेकफास्ट टेबल, कि नरेटर जो मतलब पायलट था वो ये चाहता था कि वो सुबह सुबह अपने घर पे अपने फैमिली के साथ अपने नाश्ते की टेबल पर मौजूद रहे, छुट्टियों पर चला जाए, ऐसा केवल इसलिए था। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। नरेटर के एक्सपीरियंस को, मतलब उस जो पायलट के एक्सपीरियंस को, पायलट के अनुभव को बताइए जब वो तूफान के अंदर उड़ रहा था। द नरेटर हैड वेरी फ्रैग्नेटेड एक्सपीरियंस इन द स्टॉर्म, मतलब जो पायलट का जो एक्सपीरियंस था, नरेटर का एक्सपीरियंस था, अनुभव था, वो तूफान के अंदर बहुत ही डरावना था, बहुत ही डरा हुआ था। लेसन को भी पढ़ा और इस समरी को भी देखा, सुना होगा आपने, तो उसमें यही चीज बताई गई कि जो तूफान के अंदर जब भी नरेटर फंसा तो वो बहुत डरा हुआ था।
एज ही एंटर्ड द स्टॉर्म, जैसे ही वो तूफान के अंदर उसने प्रवेश किया, एवरीथिंग वॉज ब्लैक अराउंड हिम, चारों तरफ की चीजें उसकी एकदम काली हो गई। मतलब जैसे वो तूफान में घुसा सब कुछ उसके सामने काला हो गया। इनसाइड द क्लाउड, मतलब बादलों के अंदर सब कुछ काला काला सा उसे दिखने लगा। ही कुड सी नथिंग, वो कुछ नहीं देख सकता था। द एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन एयर, और हवा में जो एरोप्लेन था वो उछल रहा था, मतलब हवा जो थी प्लेन को उछाल रही थी एंड ट्विस्ट कर रही थी और घुमा रही थी, एकदम गोल 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 उसे प्लेन को घुमा रही थी। द इंस्ट्रूमेंट लाइक द कंपास कुड नॉट वर्क, और कंपास जैसा इंस्ट्रूमेंट था, कंपास जो था वो कार्य नहीं कर रहा था। द रेडियो डिड नॉट वर्क, उसका रेडियो भी काम नहीं कर रहा था कहीं से वो मदद मांग सके, और कंपास भी काम नहीं कर रहा था कि वो जान सके कि उसे किस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। दोनों चीजें उसकी खराब हो गई थी, इसीलिए वो डरा हुआ था। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो तूफान में खो गया था। देन ही सा अनदर एरोप्लेन, तब उसने एक प्लेन को देखा, एक अनदर एरोप्लेन को देखा। जब वो तूफान में एकदम से लगा कि अब खो गया है, और उसने फ्यूल इंडिकेटर भी देखा कि फ्यूल भी अब खत्म होने वाला है, तब उसे जो तूफान में एक एरोप्लेन दिखा। इट हैड नो लाइट इन इट्स विंग्स, इसके पंखों पर लाइट नहीं थी, मतलब वो तो प्लेन जो था एकदम अंधेरे में चल रहा था, कोई भी लाइट उसमें नहीं जल रही थी। बट इट गाइडेड हिम अहेड, लेकिन उस प्लेन ने उसे गाइड किया, उसे रास्ता दिखाया। देन हिट डिस्पेयर्ड व्हेन द ऑथर वाज सेफ, और जैसे ही ऑथर मतलब जो नरेटर था उस तूफान से बाहर आया, वो प्लेन या उस प्लेन का पायलट डिसअपियर हो गया। क्लियर, यानी कि इसको आपने स्टोरी के एंड में जरूर पढ़ा होगा कि जो नरेटर था वो जैसे ही प्लेन उस तूफान से बाहर आया था और उसने लैंड किया था, उससे पता लगाने की कोशिश की उसकी मदद किसने की थी, लेकिन पता लगा कि प्लेन मतलब ऐसा कोई दूसरा प्लेन आसमान में था ही नहीं, यानी कि उसकी एक कल्पना भर थी। क्लियर, अब चलते इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डकोटा, कि नरेटर ने ये क्यों कहा कि जैसे ही मैंने लैंड किया और अपने पुराने डकोटा को ले जाने में मुझे कोई खेद नहीं हुआ, ऐसा क्यों कहा था? ऐसा इसलिए उसने कहा था क्योंकि उसी डकोटा ने उसकी जान बचाई थी, उसी डकोटा प्लेन ने उसकी जान बचाई थी। भले वो पुराना डकोटा था, ओल्ड मॉडल प्लेन था, लेकिन जान उसकी उसी ने बचाई थी। तो इसका आंसर देखिए क्या निकलता है, द नरेटर वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डकोटा, इट वॉज बिकॉज इट हैज सेव्ड हिज लाइफ, इट अलॉन्ग विद द मिस्टीरियस एरोप्लेन ही सेव्ड हिज लाइफ। मतलब ये डकोटा प्लेन ले जाने में उसे इसलिए नहीं खेद महसूस हुआ, इसलिए नहीं शर्म महसूस हुई क्योंकि इसी पुराने डकोटा एरोप्लेन ने उसकी जान बचाई थी। ये अलग की बात है, उसकी जान किसी रहस्यमयी प्लेन ने तो तूफान से निकलने में बचाई थी, लेकिन जो उस समय वो प्लेन चला रहा था वो ओल्ड डकोटा ही था और उसी प्लेन के सहारे वो उस तूफान से बाहर निकला था, इसलिए उस प्लेन को ले जाने में उसे कोई भी झिझक, कोई भी खेद नहीं महसूस हुआ। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, मतलब किस बात ने जो कंट्रोल सेंटर में उपस्थित जो महिला थी उसको नरेटर को बहुत स्ट्रेंजली, बहुत ही अजीब तरीके से देखने पर मजबूर किया। तो क्या मजबूर किया था? द वुमेन इन कंट्रोल सेंटर वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द नरेटर आस्क्ड अबाउट द अदर एरोप्लेन एंड इट्स पायलट व्हिच गाइडेड हिम इनटू द स्टॉर्म टू रीच देयर सेफली। मतलब उस कंट्रोल सेंटर में बैठी महिला उस समय ज्यादा आश्चर्यचकित जब हुई जब नरेटर ने पूछा कि जब दूसरा एरोप्लेन कहां पर है और उसका पायलट कहां पर है, which guided him, जिसने उसकी जो रास्ता दिखाया था, मदद की थी, into the storm to reach there safely, वहां पर सुरक्षित पहुंचने में उसको रास्ता दिखाया था। इस बात को जब नरेटर ने उस महिला से पूछा तब महिला इस बात को सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, बहुत ही सरप्राइज हो गई। सी लुक्ड द नरेटर स्ट्रेंजली, उसने जो नरेटर को था बहुत ही अजीब निगाहों से देखा, क्योंकि सी डिड नॉट सी एनी अदर एरोप्लेन ऑन द रडार, वो उसे रडार में उस तूफान में फंसे हुए किसी और प्लेन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। रडार पर कोई भी प्लेन दूसरा दिखाई नहीं दे रहा था, उसका प्लेन इकलौता प्लेन था जो कि रडार पे दिखाई दे रहा था। इसीलिए वो महिला जो थी उसके क्वेश्चन को सुना और उसके इस प्रश्न को सुनकर थोड़ा सा अचंभे में पड़ गए और उसे सरप्राइजिंगली देखने लगी कि ये क्या, ये नरेटर जो ये पायलट पूछ रहा है। अब चलते इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि व्हाट डू यू थिंक हु हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, हु हेल्प द नरेटर रीच सेफली, मतलब क्या आप क्या सोचते हैं कि किसने मदद की होगी उस नरेटर को वहां पहुंचने में, इसकी मदद किसने की होगी? मेरे अनुसार जो है, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार इट वाज द नरेटर्स ओन सेल्फ, ये नरेटर खुद ही था, मतलब वो पायलट स्वयं ही था
जिसने खुद को अपने आप को वहां सुरक्षित पहुंचाने में अपने आप की मदद की थी। दैट हेल्प हिम थ्रू द स्टॉर्म, जिसने उसकी तूफान में मदद की थी। मतलब मुझे जो लगता है, मैंने जो स्टोरी अभी तक पढ़ी, उस स्टोरी में जो ये मिस्ट्री थी, मिस्ट्री के जो पढ़ी मैंने, इस मिस्ट्री के अकॉर्डिंग मैं जो निष्कर्ष पे पहुंचा वो यही निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ कि वो नरेटर स्वयं ही था जिसने खुद की मदद की थी। महिला की बातें भी सुनी, तब भी निष्कर्ष पे पहुंचा। महिला की बात क्या थी? एज द वुमेन एट द कंट्रोल सेंटर सॉ ओनली हिज प्लेन ऑन द रडार, क्योंकि उस महिला ने उसी के इकलौते प्लेन को रडार पर देखा था। इसीलिए मेरा निष्कर्ष यही है कि वही इकलौता व्यक्ति था जिसने खुद की मदद की थी उस तूफान से बाहर निकलने में। देयर वॉज नो अदर प्लेन इन द स्टॉर्म, तूफान में और कोई भी प्लेन नहीं था। आपके अनुसार क्या लगता है कि उसकी मदद किसने की होगी? क्या किसी भूत ने की होगी, किसी सुपरनेचुरल पावर ने की होगी, या उसने स्वयं की होगी? ये चीज मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि उस पायलट की मदद उस तूफान में किसने की होगी। द नरेटर माइट हैव बीन हेलुसिनेटिंग, मतलब जो नरेटर को हेलुसिनेशन हो चुका था। हेलुसिनेशन का मतलब क्या? कोई ऐसी चीज दिखना जो वास्तव में हो ही ना। हेलुसिनेशन का यही होता है कि जब लोगों को हेलुसिनेशन हो जाता है तो वो चीज उनको दिखाई देती जो उस समय वर्तमान में वहां पे होती नहीं। वो व्यक्ति दिखाई देने लगता है जो वर्तमान में वहां पर होता ही नहीं है। जागती आंखों से सपना देखने लगते हैं वो लोग, और उस सपने को हकीकत में बदलते जागती आंखों से देखते रहते हैं। उसी को हेलुसिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं नरेटर को भी हेलुसिनेशन हुआ। ही वॉज ए गुड पायलट, मेरे अनुसार जो है कि वो एक बहुत ही अच्छा पायलट था। एंड इट माइट हैव बीन हिज ओन सेल्फ दैट कम टू हेल्प हिज हेल्प, और ये वो स्वयं ही था जिसने उसकी मदद की थी। ये मेरे अनुसार से इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन आपके अनुसार से क्या आंसर होना चाहिए? कोई भूत था, कोई सुपरनेचुरल पावर थी? जो आपको लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ इस लेसन को अब खत्म करता हूं और ये लेसन अब खत्म होता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई क्वेश्चन आपके सामने है जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिल रहा है। निश्चित ही मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेसन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें आज यहाँ पे लिए हैं और उनका आंसर देने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपके काम आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी इसके क्वेश्चन आंसर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि निर्धारित हो चुका है कि फरवरी लास्ट से ही एग्जाम होने हैं, तो जरूरी है कि हर लेसन को एक बार में ही पूरी तरह से क्लियर करके ही आगे बढ़ा जाए। तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइएगा। और अब मेरे वीडियो सही समय से पाने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना होगा कि जिससे मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड हो वैसे आप तक पहुंच जाए। तो उम्मीद करता हूं मजा बहुत आई होगी इस लेसन को पढ़ने में। शुरू से जब से मैंने लेसन पढ़ाना शुरू किया और ये क्वेश्चन आंसर खत्म करने में मुझे तो भाई बहुत मजा आई। आपको मजा आई कि नहीं आई कमेंट के जरूर बताइएगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।